सो हाय हेलो एंड नमस्ते सबको। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, तंदुरुस्त होगे। तो थोड़ा तबीयत मेरा ठीक नहीं है और थोड़ा एग्जर्शन भी हुआ है, इसकी वजह से भी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी खांसी है, कफ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी दिन से आई नहीं है। तबीयत तो अभी 2 दिन पहले खराब हुआ है, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो आई नहीं है। मतलब राखी के दिन का वीडियो मैंने शूट किया था, दूसरे दिन मुझे वो अपलोड करना था, लेकिन परिवार में कुछ ऐसी घटना हो गई कि मुझे तुरंत यहाँ से गाँव जाना पड़ा। मेरा मायका जो है चिखली, वहाँ जाना पड़ा। तो राखी के दूसरे दिन से ही मेरे वीडियो आना बंद हुए थे। मतलब मैंने राखी का वीडियो शूट किया है, एडिट भी किया है, लेकिन वो अपलोड करना था मुझे। तो मैं फिर न्यूट्रिशन सेंटर से आ जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद में फिर मैं 11 बजे के बीच में अपना वीडियो, 10:30 से 11 के बीच में मेरा वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि मैं काम पे ही थी तो कॉल आ गया और परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे तुरंत निकलना पड़ा। वैसे आप सभी को पता है कि लास्ट 1.5 महीने पहले मेरी दादी जो है वो गुजर गए थे, जिनको हम बढ़िया ही कहते थे। तो उन वो गुजर गए, उसके बाद में फिर मैं काफ़ी नर्वस थी, परेशान थी, थोड़ा सा मन उदास था मेरा कि मुझे कुछ भी करने का एनर्जी ही नहीं था, क्योंकि मैं अपनी दादी से ज़्यादा क्लोज थी। तो उसके बाद में बहुत दिन मेरे वीडियोस नहीं आए, लगभग 1 महीना मेरा वीडियो आया ही नहीं, क्योंकि मैंने शूट भी नहीं किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया था। हाँ, शॉर्ट वीडियो बना दिया था, 1-2 रील्स पोस्ट किए थे, 1-2 जो मेरे ड्राफ्ट में पड़े थे वही रील मैंने पोस्ट कर दिए हैं। तो वहाँ भी मेरा बहुत सारा लंबा गैप हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने वीडियो स्टार्ट किया, तो उसके बाद में मेरे 5-6 वीडियो आए होंगे और 1-2 वीडियो ड्राफ्ट में भी है, मतलब मैंने अपलोड करके रखे हैं। तो वो भी पोस्ट करने के बाकी है। राखी का वीडियो भी मैंने बनाया था, वो भी मेरा पोस्ट करने का बाकी है। तो अभी वो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। तो अभी ये फिर से जो गैप हुआ उसकी क्या वजह हुई, तो बताते वक्त काफ़ी दुख हो रहा है मुझे। तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो फिर बताना मुझे पड़ेगा। तो बचपन से हम जिनके साथ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पले बड़े रहते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा लगाव होती है। तो मेरे जो मायका है, मेरी मम्मी जो है, तो मेरी मम्मी के सगे भाई नहीं है कोई। हाँ, उनके कजिन्स वगैरह बहुत सारे लोग हैं, तो जिनको हम मामा बुलाते हैं। लेकिन मेरी जो बुआ है, सबसे छोटी बुआ है मेरी, चिखली में ही रहती है। वो टीचर है, टीचर थी, रिटायर हो गई है। उनके हस्बैंड जो है, तो वो भी हमारे रिश्ते में ही लगते हैं। मतलब मेरे पापा के बुआ के बेटे लगते हैं। हमारे इसमें बुआ के घर बेटी दी जाती है, भाई की बेटी बुआ के घर, बहन के घर दी जाती है। तो वैसे मेरी छोटी वाली बुआ को उनकी बुआ के घर दिया था। तो उनके जो हस्बैंड थे मेरे मामा जी, तो वो प्रिंसिपल थे, रिटायर हो चुके थे वो भी। लेकिन वो कभी स्कूल से रिटायर हो गए, लेकिन वो कभी भी अपनी स्कूल को छोड़ा नहीं उन्होंने, या फिर वो रिटायर जैसे नहीं थी। उन्होंने रिटायर होने के बाद भी स्कूल में जाके बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है। जब वो बीमार थे, एक जगह पे थे, तो उनका जो बेटा है अनुराग, उनको भेजते थे वो कि जाओ वहाँ बच्चों को सिखाओ। उनको काफ़ी लगाव था कि बच्चों को सिखाने से, या फिर छोटे छोटे बच्चों को चेस सिखाना, या बड़े बच्चों को भी कुछ भी नॉलेज हो वो देना। तो उनको पढ़ाना अच्छा लगता था। वो उस कॉलेज में पढ़ाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, सब जगह वो जिनको पढ़ा सके उनको पढ़ाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जो विहार रहता है, बुद्ध विहार, वहाँ पे 1-1 घंटा बच्चों को संडे पढ़ाने का ये किया था कि वहाँ हर संडे जाके वो बच्चों को पढ़ाते थे। या जो बड़े लड़के रहते हैं, जैसे यूपीएससी एमपीएससी का जो पढ़ाई कर रहे हैं, या टैलेंटेड जो बच्चे हैं, उनके खुद के बच्चे, मेरी जो सिस्टर है सीमा और मोनाताई, उनको भी वो भेजते थे। पूना में जब सब रहते थे तो पूना के बिहार में उनको भेजते थे, गांव के बिहार में भी उनको भेजते थे। तो 1 घंटा किसी को भी फ्री में पढ़ाना उनको काफ़ी अच्छा लगता था। और आगे तो मैं बताऊंगी उनके ड्रीम्स क्या क्या थे, कैसे थे। मतलब जो रहता है ना एक टीचर कैसा रहना चाहिए,
टीचर को सिखाना पसंद है तो उनके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगी आपको। तो उनके बारे में बताने का रहा तो वो मेरे सबसे छोटी बुआ जो है, जिनको हम मालू आत्या बुलाते हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनका नाम था अनिल गुलाबराव वानखेड़े। सो वो चिखली में रहते थे, क्योंकि मेरे बुआ का स्कूल भी चिखली में था और मेरे जो मामा जी है वो भी चिखली में ही रहते थे, मतलब उनका भी स्कूल चिखली में ही था। मेरी बुआ जो है वो आदर्श स्कूल में पढ़ाती थी और जो मामा जी थे वो प्रिंसिपल होके रिटायर हुए, तो उनका स्कूल था छत्रपति विद्यालय। तो ऐसा दोनों ही हस्बैंड वाइफ टीचर थे। सो काफ़ी अच्छा उनका बॉन्डिंग भी था। तो मामा जी को मेरे सिखाने का इतना अच्छा लगता था उनको दूसरों को पढ़ाना। मैं जब 10th में थी तो मैं काफ़ी पुअर गर्ल थी पढ़ाई में, मैं ज़्यादा होशियार नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन मेरे मामा जी को लगता था कि नहीं मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ बनूँगी। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। और 10th में मुझे इंग्लिश नहीं आता था, मैं 10th में थी, उन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाया है। मैं जो भी इंग्लिश सीखी हूँ उनके वजह से ही सीखी हूँ। वो मुझे सुबह से लेके काम काम में सिखाते थे। जब स्कूल जाते थे, मैं अगर घर पे रहती थी तो मुझे काम दे के जाते थे कि तुझे क्या करना है, ये न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसका इतना पैराग्राफ है, उसको मराठी में कन्वर्ट करके लिख के रखना है, या फिर जो इंग्लिश न्यूज़ होते हैं वो लगाते थे और वो सुनो, इंग्लिश सुनो। बहुत सारे बुक्स थे उनके पास, उनके बुक्स का उनको काफ़ी शौक था बुक्स पढ़ना। तो वो बहुत सारे बुक्स लाते थे वो घर पे, और हम सबको दिखाते थे ये बुक्स लाया है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना है, सब सिखाते थे। मैं जब उनके घर पे रहती थी तो वो खाना खाते थे और बाजू में मुझे बुक्स लेके बिठाते थे। ऐसा उन्होंने 7 बजे से मेरा क्लास चालू होता था वहाँ पे। जब से वो उठते तुरंत, मैं अगर काम में होती थी कुछ तो मुझे बैठने के लिए बोलते थे और निकालो तुम्हारा बुक, निकाला तुम्हारा बुक, ऐसा करके उन्होंने मुझे, मैंने जो भी इंग्लिश सीखी है उनसे ही सीखी है। वो बच्चों को स्कूल में साइंस पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, और हमको भी घर में सभी बच्चों को वो पढ़ाते थे। उनका था हैंड राइटिंग अच्छे से रखना। मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं था तो मेरा हैंड राइटिंग की तरफ भी उनका ध्यान देता था। मेरे सभी भाई बहन या उनके बच्चे, उनका भी हैंड राइटिंग की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो मेरी जो बेटियां हैं उनका हैंड राइटिंग कैसा है वो भी वो देखते थे। हमारे घर जब भी आते थे उनको, अभी मेरे 1-2 ब्लॉग में आपने उनको देखा भी होगा कि वो हॉस्पिटल के लिए आते थे। फिर हम एक शॉपिंग ब्लॉग पे गए थे, उनको कपड़े लेने थे, तो उसमें भी आपने उनको देखा है। अप्रैल मंथ में मेरा वो ब्लॉग मैंने डाला था। तो मेरे बच्चों का हैंड राइटिंग वो देखते थे। घर पे आए ना तो वो बच्चों को बुक्स मंगाते थे, उनके नोटबुक, टेक्स्ट बुक, दिखाओ क्या पढ़ाया है, कैसा है, हैंड राइटिंग कैसा है, ड्राइंग कैसा है, ड्राइंग भी देखते थे वो कि क्या ड्राइंग निकाला है। मेरी बड़ी बच्ची के स्केच काफ़ी अच्छे थे, अच्छे उनको लगते थे, वो स्केच निकालती थी, तो हर एक स्केच वो देखते थे, उसका ड्राइंग देखते थे। छोटी वाली की भी बुक्स देखते थे, हैंड राइटिंग ये करते थे। तो उन्होंने हमको तीनों को काम पे लगाया था। 2 लाइन बुक जो है उस पर 1 पेज हर रोज़ लिखने का और वो चेक करने के लिए किसको भेजने का। तो मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है, मुंबई रहती है, उसको भेजने का बोला था। उसको भी बोला था कि ये जो भेजते हैं वो तुमने चेक करना। तो ऐसा हम, मेरे बच्चियों को मुझे उन्होंने काम दिया था। हमने थोड़े दिन किया, वो बाद में फिर नहीं हो पाया, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। मैं मेरी बेटियों के लिए तो कंटिन्यू करूँगी कि उनका हैंड राइटिंग अच्छा हो। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, हर चीज़ का उनको नॉलेज था। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है था कि उनके पास उसका जवाब नहीं होगा या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और एक से मस्त मौला लाइफ उन्होंने जी है, अपनी जितनी भी लाइफ उन्होंने जी है तो मस्त मौला, विदाउट टेंशन। उनका कहना था टेंशन लेके क्या करना है, टेंशन क्यों लेना है, अपनी लाइफ अच्छी है तो अपना जीवन अच्छी तरीके से जियो, ये उन्होंने सिखाया। उन्होंने घूमने फिरने का इतना शौक था उनको कि मेरी शादी जब तय हुई थी तो इनका ऑफिस देखना था कि इन्होंने बता दिया है कि इंजीनियर है, लेकिन सच में ऑफिस में जाके देखना। तो वो मेरे पापा को मॉर्निंग में आए 2 व्हीलर पे
लेके गए हमारे गांव से, काफ़ी दूर है अजिंठा फरदापुर के उधर सोई गांव, तो वहाँ पे लेके गए थे और वहाँ चेक किए थे कि सच में ये जॉब को है कि नहीं। उसके बाद में मेरी शादी के जो पूरे कार्ड थे, मतलब छोटे छोटे गांव में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो सब कार्ड जो है उन्होंने बांटे हैं। इतना कंट्रीब्यूशन रहता था हमारी फैमिली की तरफ, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता था। पढ़ाई के लिए सबको मोटिवेशन करना उनको काफ़ी अच्छा लगता था। तो मैंने बताया कि मैं बहुत पुअर गर्ल थी पढ़ाई में, मैं ज़्यादा होशियार नहीं थी, मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करती थी, लेकिन वो मुझसे करवा के लेते थे। तो मैंने बताया कि मैं बहुत ही पुअर गर्ल थी पढ़ाई में, मैं ज़्यादा होशियार नहीं थी, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी कि या मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि रीना तू ये कर वो कर। नए नए बिजनेस उन्होंने मुझे बताए कि आप ये करो वो करो। मैं जो अपना न्यूट्रिशन सेंटर रन करती थी वो आइडिया उन्होंने मुझे काफ़ी साल पहले दी थी। तो वो आइडिया जो है उन्होंने मुझे काफ़ी साल पहले दी थी, लेकिन कैसे थे हम, मेरा इतना ये नहीं था, मेरा पार्लर चलता था, मैं उस पर ही खुश थी, तो मैंने ज़्यादा उनकी तरफ ध्यान दिया नहीं। लेकिन उसके 6 साल बाद फिर से मेरी ज़िंदगी में वही बिजनेस आया, वही न्यूट्रिशन आया, और आज अच्छे सक्सेसफुली मैं अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही हूँ। तो पहले उनका सुनती तो आज काफ़ी आगे होती, ये भी मुझे लगता है, लेकिन जो मिला टाइम पे, जिस टाइम पे मिला वो अच्छा मिला। मेरे लिए उनको बहुत प्राउड होता था कि मैं वही बच्ची थी कि जो डरी सहमी रहती थी, जो ज़्यादा बात करना उसको पसंद नहीं था, क्या उसको डेयरिंग नहीं था बात करने का, तो मैं हमेशा पीछे पीछे रहने वाली में से थी। तो उनको बहुत प्राउड लगता था कि ये इतना बात करती है, लोग नए लोगों से बात करती है, हर रोज़ नया लेक्चर लेती है, या फिर काफ़ी नए लोगों को सिखाती है कि मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल कैसे जीना है, या फिर अपना लाइफस्टाइल कैसे अच्छे से कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए आप कैसे काम कर सकते हो, ये मैं लोगों को सिखाती थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है। ये मैं जब दूसरों को सिखाती थी तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता था मेरे लिए। उसके बाद में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया था तभी भी उनको काफ़ी अच्छा लगा, और जब मैं रील्स बनाने लगी तो वो मेरी बुआ को बोलते थे कि कौन बोलेगा कि ये वही लड़की है जो कभी डरी सहमी सी रहने वाली थी, ज़्यादा बात करने वाली नहीं थी, या जो पीछे पीछे रहने वाली थी, ऐसा था। तो मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे, उनको काफ़ी अच्छा लगता था मैं कुछ नया करती हूँ, तो वो काफ़ी खुश होते थे। मेरी बेटियां जब अच्छी पढ़ाई करती थी, अच्छे मार्क्स लाती थी, तो उनको दिखाती थी उनका रिपोर्ट कार्ड या उनके कुछ पेपर्स वगैरह, या वो किसी बात पे डिस्कस करते थे, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता था कि इसकी बेटियां इतनी अच्छे से पढ़ती है, इतनी अच्छे मार्क्स लाती है, या फिर इतनी नॉलेजेबल है। तो काफ़ी अच्छा लगता था उनको मेरे लिए। हर महीने वो मुझसे मिलने आते थे, मतलब यहाँ हॉस्पिटल आते थे छत्रपति संभाजी नगर, तो मुझसे मिले बिना नहीं जाते थे। हर महीने हम मिलते थे, कभी खाना खाने घर पे नहीं आते थे। मैं बोलती थी आओ, मैंने खाना बनाया है, खा के फिर जाएंगे हम हॉस्पिटल, या फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करनी रही तो नहीं बोलते थे कि नहीं हम रोज़ घर पे ही खाते थे, आज बाहर खाएंगे। तो मुझे लेके बाहर खाना खाने जाते थे, पूरी फैमिली आती थी उनके साथ में, ऐसा नहीं, बुआ रहती थी, बेटी रहती थी और मैं रहती थी, तो हम जाते थे होटल। वो उनको यहाँ का बिरयानी ज़्यादा पसंद आता था, तो हमेशा वो यहाँ पे बिरयानी खाने आते थे। मुझे बोलते थे नहीं नहीं हम घर का खाना हमेशा ही खाते थे, आज बाहर खाएंगे। तो ऐसे हम बाहर जाते थे। उनको था कि नहीं तकलीफ नहीं देना, इसको बहुत सारे काम रहते हैं तो इसको तकलीफ नहीं देना, इसको भी बाहर लेके जाना। कपड़े वगैरह खरीदी करने रहते थे तो मुझे बोलते थे नहीं शॉपिंग करनी है, कपड़े खरीदी करना है, चल तो मैं यहाँ से, मुझे लेने आते थे। सामने जो रोड है मेरे घर के सामने, न्यूट्रिशन सेंटर वाला रोड मेरा, तो वहाँ पे गाड़ी लेके आते थे और मुझे कॉल करते थे कि आजा, मैं यहाँ रुका हूँ गाड़ी लेके। तो हम जाते थे, तो बुआ, मैं, उनकी बेटी, हम ऐसे 4 लोग रहते थे, मस्त सिटी में घूमते थे। मेरी पसंद से उनको कपड़े लेना था, मेरी पसंद से उनको बेडशीट लेना था, मेरी पसंद से उनको दोहार लेना था। जब बीमार थे, यहाँ पे एडमिट थे, तो मैंने एक घर का दोहार उनको दिया था, वो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो वो दोहार हमेशा उनके
पास रहता था, वही ओढ़ के वो सोते थे। तो मैंने उनको साथ में भी वही दिया था घर जाते वक्त कि ये लेके जाओ, आपको गाड़ी में ठंड बजेगी तो ओढ़ लो। तो मैंने वो दोहार दिया था। मेरी बुआ ने फिर यहाँ नए भी दोहार कॉटन के खरीदे, लेकिन वो मेरा ही दोहार लेके सोते थे। और उनके आखिरी समय में जब वो गए तो वही उनके ऊपर डाला था, वही दोहार वो साथ में लेके गए। उनके सारे जो कपड़े यहाँ से ही वो खरीद के लेके जाते थे, कॉटन किंग में से, रेमंड में से वो अपने लिए कपड़े खरीदते थे। तो हमेशा मैं साथ में रहती थी, तो मैं वहाँ ये करती थी, ये देखो मामा ये अच्छा है, वो देखो मामा अच्छा है, ये देखो। तो उनकी भतीजी की शादी थी अभी, तो तभी शॉपिंग करने हम लास्ट गए थे। तो तभी भी मेरे पसंद के ही कपड़े उन्होंने खरीदे थे। तो उनके काफ़ी आधे से ऊपर जो कपड़े हैं वो मेरी पसंद के हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ आए तो मेरी पसंद से कपड़े लेना, मेरी पसंद से शूज़ लेना, मेरी पसंद से बेडशीट लेना, मेरी पसंद से दोहार लेना। तो मुझे साथ में लेके जाते थे और शॉपिंग करके लेके जाते थे। वो जब भी आते थे तभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा सामान भी रहा तो यहाँ से लेके जाना, ऐसा उनका रहता था। उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे बांध के नहीं रखा कि मैं इसमें बन जाऊँ ये समाज में, या इसमें बन जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो अपने मन के मालिक थे, अपनी मर्जी से उन्होंने लाइफ जी है। अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी मर्जी से ही लाइफ जी है। वो किसी का सुनते नहीं थे या वो किसी के सुनने पर चलते नहीं थे। अपने विचार, अपनी जो निर्णय है उन पे ही उन्होंने लाइफ जी है, और एकदम से सेटिस्फाइड लाइफ उन्होंने जी है। कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की है, कभी दुख नहीं जताया है, या लाइफ में उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी है। सिंगल किसी भी चीज़ की उन्होंने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की है। अपनी लाइफ उन्हें खुद के दम पे, खुद के मर्जी से जी है। वो रिटायर होने के बाद लोग क्या कहते हैं, आराम से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, घर में रहो, खाओ पियो, घूमो फिरो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो रिटायर भी हुए, लेकिन वो स्कूल से कभी उनके दूर नहीं गए। मॉर्निंग में उठना, अपना एक बैग उठाना, उसमें जो चेस रहता था वो चीज़ें, या कुछ गेम्स की चीज़ें रहती थी, वो लेके जाना ग्राउंड पे, बच्चों को सिखाना। बच्चे उनको फ़ोन करते थे कि आप कभी आने वाले हो हमको सिखाने, कभी आने वाले हो। तो हर रोज़ वो जाते थे। जब हम यहाँ से जाते थे तो उनका काम था, उनके घर से मेरी मम्मी का घर है ना थोड़ा दूर है, तो वहाँ आना, मेरी बेटियों को लेके ग्राउंड पे जाना, उनको वहाँ पे खेलना सिखाना, और उनके साथ खेल के फिर उनको घर आते वक्त बाहर से ही नाश्ता करवाना, और फिर घर मेरे पास छोड़ के जाना। ऐसा उनका डेली रूटीन रहता था। मॉर्निंग में 7 बजे ही वो आ जाते थे, तो मेरे बच्चियों को लेके वो ग्राउंड पे जाते थे, वहाँ पे उनके साथ खेल के खा पी के घर पे लाके छोड़ देते थे। और मेरी बेटी को जो चेस सिखाया है उन्होंने ही सिखाया है। उन्होंने चिखली में सिखाया था, फिर हम यहाँ आ गए तो मेरे कजिन है महिंद्रा, उसके पास में पैसे दिए उन्होंने, और अच्छा सा भारी वाला चेस बोर्ड लेके जा और परी को दे के आ, ऐसा था। तो मेरा जो भाई है कजिन, वो आया और वो चेस बोर्ड परी को दे के गया था। ऐसी बहुत सारी यादें हैं छोटी छोटी। तो वो कभी रिटायर होके घर पे नहीं बैठे, वो बाहर ही रहे, बच्चों के बीच में रहे हैं। और जब वो एक जगह थे तो वो उनके बेटे को भेजते थे। उनको फ़ोन आता था किसी स्टूडेंट का, मुझे ये सीखना है, आप आ जाओ सर, या मुझे ये सिखा दो। तो वो नहीं जा पाए तो उन्होंने बेटे को भेजा, जा उसको सिखा के आ। घर पे नहीं बैठने दिया, उसको बोला कि सिखा के आ करके। तो सिखाने का काफ़ी शौक था उनको, मतलब कुछ नया मैं सबको दूँ, ये था उनको। मेरी बेटियों से भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था। जब छुट्टी में हम जाते थे तो मेरी छोटी बेटी उनके यहाँ पे ही रहती थी, जो मेरी बुआ है उसका, और उसका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा था। तो वो बच्चों को इतना केयरफुली संभालते थे, और तो मेरी बेटियों से भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगाव था। तो हम कभी छुट्टी पे मम्मी के यहाँ जाते थे तो 1-2 दिन उनके यहाँ भी रहते थे। तो वो मेरी बेटियों के साथ खेलते खेलते उनको सिखाते थे। पूरा उनका एक दीवार था, वहाँ पे मेरी हनी लिखती थी, तो उनको काफ़ी अच्छा
लगता था, तो वो स्टूडेंट बन जाते थे और वो हनी टीचर बन जाती थी जब छोटी थी। अभी भी हम कभी जाते थे तो उनके यहाँ रहे तो सिंगल चीज़ भी बोला मेरी बच्चियों ने कि बाबा ये ला दो, तो वो गाड़ी निकालते थे, लेके आते थे। फिर से थोड़ी देर बाद, मतलब 5 मिनट बाद भी बोला कि बाबा वाटरमेलन खाना है, तो फिर से जाके वाटरमेलन लेके आते थे। फिर से 5 मिनट बाद बोला कि जब मुझे चॉकलेट चाहिए, तो फिर से वो निकलते थे। कभी हम जाते थे ज़्यादा गर्मी के मौसम में, तो कभी वो देखते नहीं कि धूप कितनी है, या इतनी तेज धूप में नहीं जाऊंगा, शाम में जाऊंगा, नहीं। छोटी छोटी चीज़ के लिए वो जाते थे। मैं गुस्सा होती थी कि आप इतनी बार मत बोलो उनको क्योंकि धूप ज़्यादा है, लेकिन वो कभी उन्होंने ये नहीं किया कि नहीं रहने दो। वो जाके 10 चक्कर भी हुए, मार्केट वहाँ से दूर था, तो 10 चक्कर भी मारते थे मेरी बेटियों के लिए, लेकिन कभी मना नहीं करते थे उनको। तो उनका काफ़ी बड़ा सपना था कि उनको एक स्कूल ओपन करना था। तो वो हमेशा मेरे पास मुझे बोलते थे कि हम स्कूल ओपन करेंगे, संस्था बनाएंगे। तो उसके लिए वो जगह ढूंढते थे, तो वो ऐसे खेती वाली जगह ढूंढते थे, लेकिन उनको जगह चाहिए थी जो रोड पे हो, अंदर हो, ऐसी जगह नहीं चाहिए थी। तो उनको स्कूल बनाना था, तो लेकिन जगह उनको रोड पे चाहिए थी, मेन रोड पे। तो ऐसी जगह वो ढूंढ रहे थे। तो बीमार होने से पहले काफ़ी घूमे जगह देखने के लिए। इसके लिए हम सबके आधार कार्ड उन्होंने जमाए, हम सारे फोटो, हमारे 2-2 पासपोर्ट फोटो उन्होंने मांगे। तो ऐसे वो चल रहा था उनका, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वो बीमार हो गए, उन्होंने थोड़ा अपने ऊपर ध्यान कम दिया, तो बीमारी बढ़ती चली गई और वो नहीं कर पाए। हो सके तो उनका सपना हम ज़रूर पूरा करने का ये करेंगे कि नहीं, उनका सपना था तो हम कोशिश करेंगे वो पूरा हो करके। ज़्यादा बीमार वो रहे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ ही हुए होंगे उनकी बीमारी का पता चल के, लेकिन उनका जो ये था तो उन्होंने अपना ज़्यादा केयर किया नहीं, साफ बताओ तो। और वो ऐसे मस्त मौला इंसान थे कि मेरा जो है मैं देख लूँगी, किसी को तकलीफ देने का नहीं, किसी को बोलने का नहीं, या किसी से कोई शिकायत करने का नहीं, ऐसा उनका नेचर था। जितनी भी लाइफ जी है उन्होंने काफ़ी अच्छे से जी है, किसी के साथ भी उनका झगड़ा नहीं था, सबसे प्यार से बर्ताव करना, ज़्यादा बात नहीं करते थे वो, लेकिन जिनके भी साथ वो बात करते थे तो काफ़ी अच्छा उनका बात करने का तरीका रहता था, या काफ़ी कुछ सिखाने का उनका वो तरीका रहता था। तो जिनके भी साथ वो बात करते थे तो काफ़ी प्यार से बात करना, यही उनका रहता है। किसी के साथ झगड़ा नहीं, कभी नहीं। इतना ही नहीं, मेरी बुआ के साथ भी उनका कभी अनबन नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ। उन दोनों का बॉन्डिंग ही ऐसा था कि वो पति पत्नी कम और फ्रेंड्स ज़्यादा थे। तो कभी सिंगल बात से ही उनका मन मुटाव नहीं हुआ है कभी। उनके जाने के बाद मेरी बुआ काफ़ी अकेली पड़ गई है, बच्चे हैं, लेकिन जीवन साथी जो रहता है वो जीवन साथी ही रहता है। तो इस 1 साल में, मतलब सितंबर से ये सितंबर तक आने वाला जो सितंबर है, ये पूरा 1 साल जो होने को आया है, तो हमारी फैमिली में ये तीसरी डेथ है। पहली डेथ जो हुई थी वो मेरी जीजा जी की हुई थी, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। मेरी दूसरी डेथ मेरी दादी की हुई। मेरी दादी की तो फिर भी उम्र थी, वो 99 ईयर्स की थी, तो चलो मैं मानती हूँ। लेकिन मेरी जीजा जी और मेरे मामा जी का भी इतना एज नहीं था, 61 ही उनका एज था, 2 साल ही उनको रिटायर होके हो गया था। लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था, उनके जाने से पूरी फैमिली ही हमारी डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि उनका रिलेशन जो था वो ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ फ्रेंडली था। हम बहनों के साथ तो ज़्यादा फ्रेंडली था, मैं हो गई, या फिर मेरी छोटी बहन जो है सीमा, जो उनके पास ही पली बड़ी है बचपन से, 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मेरी बुआ के घर पे वो रहती थी। और उनका इतना उस पर ट्रस्ट था, उनका पूरा मतलब जो हिसाब किताब ये वो सब वो देख लेती, उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था उनका। और उन दोनों का बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छा था। उनकी खुद के बेटा बेटी से ज़्यादा सीमा के साथ उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। लेकिन अच्छे लोगों को भगवान ज़्यादा दिन साथ में रखते नहीं हैं, ये भी होता है, अपने पास बुला लेते हैं। तो मेरी मामा जी जो थे वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, सबको हेल्प करना उनको पसंद था, और अपने फैमिली को वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो उनके जाने की वजह से पूरा घर जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि सब
घर की नींव जो रहती है, मेन मजबूत जो रहता है घर, तो वो मेन इंसान थे उस घर के। तो उनके जाने की वजह से पूरा परिवार जो है उनका वो डिस्टर्ब हो गया है। उनका ही नहीं, जो हमारा परिवार है वो भी पूरा डिस्टर्ब हो गया है। उनके साथ में तो वो दिन रात रहते थे, उनको उनकी कमी जो है वो हमेशा खलेंगी, लेकिन हम सभी को, मेरे भाई बहन, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, बुआ, उन लोगों को भी उनकी कमी हमेशा रहेगी। कभी भी मतलब वो गए हैं तो उनको भूलना आसान ही नहीं रहेगा। वो हमें पता है कि वो हमारे साथ रहेंगे हमेशा। उनका आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी फैमिली, मेरी फैमिली, सबको ये दुख सहने की जो है भगवान शक्ति दे। तो मैं मंडे का दिन था और मैं मेरे न्यूट्रिशन सेंटर में थी। तो सभी न्यूट्रिशन सेंटर का काम हो गया था और मेरे हस्बैंड लेट आए थे तो उनका शेक बाकी था, तो उनका शेक चल रहा था। तो उनका वहाँ से ऑफिस जाना था, तो उस दिन उनकी ऑफिस की गाड़ी नहीं आने वाली थी, तो वो घर की गाड़ी जो है वही लेके जाने वाले थे। तो वो गाड़ी लेके वहाँ पे आए, तो मैं सोची कि चलो ये जाते हैं, फिर मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगी। तो कैसे है, वो बैठे थे तो मैं भी 2 मिनट बैठ गई वहाँ पे। तो सागर उनका शेक बना रहा था, हमारा जो सागर है क्लब पे रहता है वो, तो वो शेक बना रहा था। तो उनका शेक होने को आया और मुझे कॉल आया। सबसे पहले कॉल आया 9:45 बजे, मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली, उसका आया, सीमा का। तो सबसे पहले कॉल उसको गया था, क्योंकि वो ज़्यादा उनके क्लोज थे, उनके साथ रही पली बड़ी थी वो उनके साथ में। तो उसको कॉल आया तो उसने मुझे कॉल किया। तो मुझे ये था, सीमा का और मेरा बात कभी होता है तो वो दोपहर में ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 के बाद में ही ऐसा हमारा कॉल होता है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरी भी जल्दी जल्दी रहती है, उसकी भी जल्दी जल्दी रहती है, उसका खाना, उसके बच्चे का स्कूल, ये वो सब उसको देख के, बच्चा जब स्कूल से आता है तब भी हम, मेरी बेटी जब स्कूल से आती है तभी हमारी बात आराम से होती है, नहीं तो इतनी मॉर्निंग में कभी उसका कॉल आता नहीं है। और फिर उसका कॉल आया, उसने मुझे बताया, तो मेरे हाथ पैर सुन हो गए, मैं वहीं पे जो जो से रोने लगी। दूसरा कॉल तुरंत आया मुझे, तो वो मेरी कजिन का था, अनुराग का, उसका कॉल आया। तो मैं वो कॉल पे बात भी नहीं कर सकी, तो मैंने बस बोला कि मैं निकल रही हूँ। फिर हस्बैंड जी ने भी, उनका तबीयत भी अच्छा नहीं था, उनको ऑफिस जाना था, लेकिन उन्होंने छुट्टी ली और वो मेरे साथ, हम तीनों फिर घर पे, हम दोनों घर पे आए और यहाँ से हम तीनों फिर गए। मेरा भाई जो मेरे यहाँ रहता है वो भी हमारे साथ। बच्चे स्कूल गए थे, तो बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो उनको लाना पॉसिबल नहीं रहा, तो उनको माँ जी के साथ यहीं पे रहने दिया और हम तीनों निकल पड़े। तो हम जिस दिन गए तो वो घर पे उनको रखा था, जो आइस बॉक्स रहता है उसमें रखा था। तो फिर जो अंतिम संस्कार का टाइम जो है 5 बजे दिया था, क्योंकि उनके जो भाई है वो पूना गए थे, तो उनको वहाँ से आना था। मेरी जो सिस्टर है, दोनों वो मुंबई से आ रहे थे, मेरे चाचा जो है वो भी थाना से आ रहे थे। तो फिर उनका वेट करने के लिए 5 बजे का टाइम दिया, लेकिन मेरी चाचा जी आ गए, फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर लोग भी आ गए। उनके भाई जो है वो रह गए थे पीछे, उनकी 2 बेटियां और वो उनकी फैमिली। तो फिर वो आने तक फिर से वेट करना, तो लगभग 7:30 बज चुका था अंतिम संस्कार के लिए। फिर उनका अंतिम संस्कार हो गया। हमारे उधर जो है चिखली साइड, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, तीसरे दिन सब कर लेते हैं। तो तीसरा दिन जब था तो सभी हमारे रिश्तेदार थे, मेरे पापा के बुआ लोग, कजिन लोग, सब आ गए थे। A to Z हमारे जो रिलेटिव्स थे वो सब आ चुके थे। तो तीसरे दिन उनका जलदान विधि का प्रोग्राम हो गया और उसके बाद में फिर हम उनकी अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। तो वो मैंने 1-2 क्लिप शूट किया, क्योंकि वहाँ मनस्थिति या परिस्थिति नहीं थी कि मैं कुछ शूट करूँ, ये करूँ। तो मैंने मेरी दादी के वक्त तो भी थोड़ा शूट किया था, लेकिन इस बार मुझे बुआ को संभालना था। सबसे ज़्यादा टूट चुकी थी मेरी बुआ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें जो है वो बता चुकी थी कि अभी मत रो, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी उसकी आंखें जो है वो तकलीफ दे रही थी, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। तो उसको संभालना मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो फिर मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं है। और तब से यहाँ पे आई, मैं उसके साथ 1 वीक रही। हम तीनों बहनें जो है मेरी बुआ के साथ पूरा 1 वीक रहे, मतलब सैटरडे तक रहे। मंडे गए थे तो सैटरडे तक रहे, सैटरडे में घर आ गई। और फिर
हर रोज़ कॉल पे बात होती थी। तो आज सैटरडे है, तो 1 वीक हो गया, तो फिर मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया। तो मेरे पहले का एक आधा 2 वीडियो होगा वो मैं पोस्ट करूँगी, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगी और यहाँ से आगे रेगुलर वीडियो आएगा, इसके ऊपर मैं ध्यान दूँगी। अभी ये जो घटनाएं होती है बता के होती नहीं है, या हम कभी मन में भी नहीं लाते कि ऐसा कुछ होगा। तो ये अचानक से हो गया और काफ़ी बड़ा जो है वो दुख ये है। तो इससे उभरने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, सबको लगेगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे दुख ना दिखाए भगवान, किसी को भी ऐसे दुख ना दिखाए। और वो भी इतने जल्दी जल्दी, मेरी दादी को 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ तो ये हुआ। तो ये साल हमारे लिए मतलब सितंबर से, ये सितंबर आने वाला जो सितंबर है, अगस्त चल रहा है, तो ये 1 साल के लगभग 1 ही साल हमने बहुत दुख देखे हैं, बहुत दुख झेले हैं। तो ऐसे दुख जो है भगवान किसी को ना दे, किसी के भी हिस्से ना दे, यही मैं प्रार्थना करूँगी। तो मैंने कुछ क्लिप निकाले थे, वो आगे मैं डाल दूँगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। आगे से वीडियो रेगुलर आएगा, इसका मैं प्रयास करूँगी। तो गुड नाइट एंड नमस्ते। एकमेकांना हात लावा, असं हात लावा, एकमेकांना. मला पोळी बिळी सगळं सोडलं नाही, सोडून दे, पोळी पण सोडी, पत्रवाडी सही सही रुमाल पण टाकून अच्छे इंसान भले ही इस जग को छोड़ के, हम सबको छोड़ के चले जाए, लेकिन उन्होंने सिखाया हुआ हर वो तत्व, हर वो एक जो सीख होती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है और हम उसी सीख पे चल के आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है उस सीख के स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनकी यादें जो है वो इस दुनिया से कभी नहीं मिटती, वो हमेशा हमारे साथ चलती रहती है और हमें सिखाती रहती है। और मुझे पता है कि हमारे मामा जी ने हमें जो भी शिक्षा दी है, वो शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो उनका आशीर्वाद जो है वो हमेशा हम पे बना रहेगा और उसी शिक्षा के स्वरूप में वो हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे।